नमस्कार, स्वागत है आप सभी के डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। लेकिन आज हम अगर बात करें कि अगर हम मार्केट की बात करें तो फिर मार्केट में हमने देखी है साल की पहली सबसे बड़ी गिरावट। तो इस गिरावट में आपके लिए कहाँ है मौका, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि है सीनियर रिसर्च ऑफिसर ऑफ मास्टर ट्रस्ट। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार जोड़ने के लिए। और फिलहाल तो अभी बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर इस समय मार्केट का जो रुख है वो थोड़ा सा रिस्की जोन पर है, और कहीं ना कहीं से एक साल की ये पहली गिरावट यहाँ पर आने वाले 10 दिनों के अंदर ही शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपको ये बता दूं, आज हम सिर्फ यही नहीं जानने की कोशिश करेंगे, हम डॉक्टर रवि से आज जानने की कोशिश करेंगे हर सेक्टर में, आपके सारे पसंदीदा सेक्टर्स में कहाँ है मौके आपके लिए, और किन किन स्टॉक्स या शेयर्स में बन रहा है इस वक्त आपका मौका। डॉक्टर रवि, तो फिर सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लें सेक्टर्स पर मूव करने से पहले। आज हम सिर्फ बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी में इस समय अगर देखते हैं तो आपने देखा कि लगभग जो गिरावट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके देखूं और पूरे जनवरी से अगर स्टार्ट करता हूं, तो आपने देखा कि जनवरी की स्टार्टिंग में एक 26,150 यानी कि 26,150 पे निकलने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, जिसने कि यहाँ पर जनवरी लगभग 5 जनवरी को 26,363 26,363 का हाई बनाया। और आज जब मार्केट यहां पर देख रहे हैं तो इस समय मार्केट है 25,703 पर। अब ओवरऑल अगर देखें तो जिस तरीके से गिरावट आई है पिछले 2 दिनों में, 400 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में करेक्ट हो चुके हैं। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 1200-1500 पॉइंट की से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी एक कंटिन्यू सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये एक संकेत जरूर डर के हो जाते हैं कि क्या मार्केट यहां से धराशायी हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव में आते हैं तो बजट एक्सपेक्टेशन पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहां पर क्लियर होती हुई नजर आएंगी, और यही मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी यहां पर प्रदान करेगा। रवि जी, जैसा कि हमने आज शो में कहा कि आज का शो है हमारा बेहद खास। आज हम लेने जा रहे हैं सारे सेक्टर्स में से दो दो पिक डॉक्टर रवि सिंह से। तो पहला सेक्टर आजकल जो काफी बज बनाए हुए है वो है मेटल सेक्टर। डॉक्टर रवि, अगर मेटल सेक्टर के एक ओवरव्यू या आपकी राय जानना चाहें और आपके टॉप 2 पिक्स फ्रॉम मेटल सेक्टर, वो क्या रहेंगे? अब देखिए, आपने मेटल सेक्टर की बात की। अब मैं इस पे सबसे पहले अगर मैं मेटल सेक्टर का यहाँ पर ओवरव्यू दूं, तो जिस हिसाब से अभी हमारे चाइना की पॉलिसीज हैं और जिस हिसाब से चाइना का मार्केट यहाँ पर निकल के आया है, एक चीज तो नेहा जी कंफर्म है कि इस करंट लेवल जो अभी आ रहे हैं यहाँ से मेटल सेक्टर में एक गिरावट के संकेत आपको दिखेंगे। और हो सकता है गिरावट थोड़ी आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि इस समय रियल पे अगर आप जाके मार्केट में देखें तो आज 2-2.5% की गिरावट तो आज नॉर्मल थी, और ज्यादातर स्टॉक्स में जो है वो गिरावट के संकेत दिखे। लेकिन ऐसे में दो स्टॉक अच्छे लगते हैं, और स्टॉक अगर अच्छे लगने की बात करूं तो जो पहला स्टॉक है वो है नेशनल एल्युमिनियम। इस समय करंट लेवल पर चल रहा है 348 रुपए। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम पर है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का हो या शॉर्ट टर्म का हो, या फिर बजट की चाल हो, बजट की दौड़ हो, बजट की पे एक्सपेक्टेशन पे, इस स्टॉक को यहाँ पर करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है। टारगेट की बात करें तो लगभग 380 के टारगेट, और स्टॉप लॉस की बात करें तो इन लेवल से 330 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेकर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जनरली आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा, कभी ना कभी आपने इस पे इन्वेस्ट भी किया होगा, इसकी तरफ ध्यान भी गया होगा, और बिना इसके मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका जो पोर्टफोलियो है वो शायद इनकम्प्लीट सा नजर आता होगा। तो वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील की जब बात करें तो मुझे ऐसा लगता है लेवल्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। दीज अभी इन दिनों में देखते हैं तो 187 का हाई बनाने के बाद इस समय 177 के पास चल रहा है, और एक करेक्टिव जोन पर है। कितना गिर सकता है? 175 174 तक के लेवल अच्छे से आपको करेक्शन में मिलेंगे। तो चलना है, चढ़ना है, दौड़ना है, तो यहाँ पर 20-30% पोजीशन करंट मार्केट प्राइस, और लोअर पे डिप कहां तक
वेट करना है, हाँ। वहां पर करें तो 172 के आसपास तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे, और इन लेवल्स पर खरीदारी करें। 165 का स्टॉप लॉस डालें, और इस बार वो पहले आया था मोदी जी का, इस बार वो कितने के पार, तो इस बार 200 के पार, ये एक टाटा स्टील में नारा लगाकर चलिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 200 का आंकड़ा ये जरूर छूता हुआ नजर आएगा। वैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो आपको चाहिए एआई टेक्नोलॉजी और डेटा का एक पावरफुल कॉम्बो, और यही एग्जैक्ट कॉम्बो आपको मिलता है investing.com के इन्वेस्टिंग प्रो के साथ। अब अगर हम इंडिया के लिए एक स्पेशल फीचर की बात करें तो वो है प्रोपिक्स एआई। यहाँ आपको मिलती हैं 5 अलग अलग एआई स्ट्रैटेजीज जो डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल वाले यूजर्स के लिए डिजाइन की गई हैं। मतलब जैसे भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स एक लार्ज कैप स्ट्रैटेजी है, मिड कैप मूवर्स और स्मॉल कैप मूवर्स उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, इंफ्रा टाइटन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक थीम बेस्ड स्ट्रैटेजी, और भारत बारगेन्स जहां अंडर वैल्यूड स्टॉक्स शोकेस किए जाते हैं। ये एआई ड्रिवन स्ट्रैटेजी हर महीने 15 से 20 टॉप इंडियन स्टॉक सेलेक्ट करती है जो आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं। एआई यहाँ 50 प्लस फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स एनालाइज करके आपको हर महीने 1 तारीख को पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है, जिसमें 4 से 10 स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं और उतने ही रिमूव भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स स्ट्रैटेजी की। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को इस स्ट्रैटेजी में 6 स्टॉक्स ऐड किए गए और 6 स्टॉक्स रिमूव भी किए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग क्लियरली बताते हैं कि किस रीजन से कोई स्टॉक ऐड या रिमूव किया जा रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि वॉरेन एआई क्या है, तो सिंपल शब्दों में समझें, ये फाइनेंशियल मार्केट्स का चैट जीपीटी है। और ऑनेस्टली ये किसी भी दूसरे एआई टूल से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि investing.com के पास ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का रियल टाइम डेटा है जो किसी और के पास नहीं है। और अब इनका एक नया फीचर आया है जिसका नाम है चार्ट्स एआई। ये फीचर चार्ट्स को एनालाइज करता है और आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। सही समझे आप, ये फीचर डे ट्रेडर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि investing.com एक ट्रस्टेड ब्रांड है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो के 2 प्लान्स मिलते हैं, प्रो और प्रो प्लस। प्रो प्लस प्लान में सारे फीचर्स मिलते हैं, प्रो प्लान थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि प्रो प्लान में आपको सिर्फ एक एआई स्ट्रैटेजी मिलेगी, भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस, जबकि प्रो प्लस में आपको सारी 5 एआई स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। प्रो प्लान में आपको 50 वॉरेन एआई क्वेरीज पर मंथ मिलती हैं, जबकि प्रो प्लस पर 500 क्वेरीज मिलती हैं। एडवांस स्क्रीनर भी सिर्फ प्रो प्लस में ही अवेलेबल है आपको, इसलिए आपको प्रो प्लस प्लान ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि एक बार आप प्रो प्लान ले लेते हैं तो बाद में अपग्रेड करते टाइम जो हमारा कूपन है वो रीयूज नहीं कर पाएंगे। अभी न्यू ईयर इन्वेस्टिंग प्रो सेल भी चल रही है, जिसमें आपको 55% प्लस एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा DRS इनसाइट्स का एफिलिएट लिंक यूज करते हैं। वेल, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस प्लान को गूगल करके या डायरेक्ट वेबसाइट से मत खरीदना, क्योंकि फिर आपको DRS के दर्शकों वाला एडिशनल 15% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सारे डिस्काउंट्स के बाद जो प्रो प्लान है आपको लगभग 2540 पर ईयर पड़ेगा और प्रो प्लस लगभग 6300 पर ईयर मिलेगा। तो चेकआउट पेज पर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, और QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो फिर देर किस बात की। अब जमाल जी हैं, ये हिंद कॉपर पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं मैंने खरीदा है 364.30 पर। कह रहे हैं और क्या मैं स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया था उसके साथ चलता रहूं, ये मतलब स्टॉप लॉस लगा के चलूं, क्या करूं? 478 का इन्होंने लगाया हुआ है। देखिए, इस समय हिंद कॉपर चल रहा है 523 पे, 478 का लगाया, बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉप लॉस है। लेकिन मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी ऐसा रुख नहीं बदलेगा। लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगाया तो एक बार जरूर काट लीजिएगा। अब आप जब इसको दोबारा बाय करने की सोचिएगा तो एक बार को वापस से आपको नेहा मैम को तंग कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, वापस से सवाल पूछेंगी, एंट्री बताएंगे। लेकिन हाँ, टारगेट की बात करें तो 590 के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हिंद कॉपर पर आपको राय रवि जी की। अब रवि जी, मेटल की बात हो गई, एक और जो सेक्टर है जो काफी चर्चा में है, उम्मीदें हैं लोगों को काफी उससे, वो है IT सेक्टर। तो IT सेक्टर के बारे में आप क्या राय रख रहे हैं?
देखिए, चूंकि आप आज मुझे लग रहा है कि पूरे सेक्टर को पकड़ कर चल रही हैं और उनसे ही स्टॉक्स आप निकलवाने वाली हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमने अभी मास्टर ट्रस्ट पे आपने जो एक रिपोर्ट के ऊपर पूरा जी। डिस्कशन रखा था, मैं आज उसकी परफॉर्मेंस अगर आपको बताऊं तो इस गिरते मार्केट में भी टोटल उस जो अभी सिर्फ अभी हमने 31 दिसंबर को रिलीज किया था और कल तक जो इसके रिटर्न थे वो थे 5.5%। आज अगर मैं देखता हूं तो भी गिरते हुए मार्केट में भी उसके रिटर्न 3.5% पर स्टक खड़े हुए हैं। यानी कि गिरते बाजार में भी अच्छे स्टॉक चूज करिए। और मास्टर ट्रस्ट से जो ये रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट निकली है, उसका फायदा यही है कि आपका पोर्टफोलियो बेहतर बन सकता है और बेहतरीन की तरफ जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको लोगों को मास्टर ट्रस्ट की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। और अगर उसके साथ जुड़ना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट को जरूर एक बार विजिट करिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग इसमें बहुत से रिसर्च के प्रोडक्ट और लेकर आ रहे हैं जो कि इस तरीके के चीजों को कवर करेंगे। अब बात आपने करी आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में देखिए, वैसे तो मैं आईटी सेक्टर में बहुत बुलिश नहीं हूं, लेकिन रीसेंट डेज में मैंने एक दो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे और उनमें अगर आता हूं तो आपको याद दिलाऊं तो टाटा एलेक्सी एक स्टॉक था जिसे मैंने रिकमेंड किया था। तो यहां पर अभी भी जिस हिसाब से मोमेंटम है उसमें अगर मैं जाता हूं तो मुझे टाटा एलेक्सी ही करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में ज्यादा दमखम है, ज्यादा अपसाइड का मोमेंटम दिख सकता है। और ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद जो फंडामेंटल चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रंप की वजह से हो या फिर यूएस की पॉलिसीज की वजह से हो, वो आईटी सेक्टर को थोड़ा और अभी परेशान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे में एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ का स्टॉक की अगर बात करें तो वो है टाटा एलेक्सी। इस समय चल रहा है 5,600 रुपए के पास और करंट लेवल पर बनता है बाय। ये जल्द ही 8,000 के आंकड़े को छू लेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप यहां पर 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप इस पोजीशन को होल्ड करके चल सकती हैं। और लंबे समय के हिसाब से देखें तो पहला टारगेट 7,500, दूसरा टारगेट 8,000 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। आईसी आईटी सेक्टर में जब आप निवेश कर रहे हो तो आपको रणनीति बहुत सोच समझ कर बनानी है। कुछ बहुत अग्रेसिव स्टॉक्स पे आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति ना बनाएं और कुछ ऐसे स्टॉक्स को पकड़ें जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। अब जैसे मैंने आपको एक स्टॉक बताया अभी टाटा एलेक्सी, ऐसे ही एक दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है कोफोर्ज। अब कोफोर्ज इस समय चल रहा है 1678-70 रुपए के पास। और इस समय इसमें हफ्ते दर हफ्ते से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है जो कि 1620 से 1670 के बीच में चल रहा है। करंट लेवल पर बाय की क्षमता रखता है। टारगेट की बात करें तो 1850 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो छोटा सा स्टॉप लॉस है 1610 का। तो यहां पर एक अच्छा मोमेंटम कोफोर्ज में भी बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं तो छोड़िए इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब का एक्सपोजर उठाकर इन दो स्टॉक्स की तरफ मूव करा लीजिए। आपको ज्यादा बेहतर बड़ा मुनाफा मिल सकता है। ओके, तो रवि जी का कहना है कि आईटी सेक्टर में उनके जो टॉप टू पिक्स हैं वो है टाटा एलेक्सी एंड कोफोर्ज। उन्होंने बाइंग लेवल्स, टारगेट और स्टॉप लॉस सब आपको सजेस्ट कर दिया है इन स्टॉक्स पर। रवि जी, अब एक सवाल आया है विनोद मित्तल जी का। वो पूछना चाह रहे हैं कि देवयानी इन्होंने खरीदा हुआ है 151 के रेट पर और एनबीसीसी इन्होंने खरीदा है 123 पर। दोनों पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। दिव्यानी इंटरनेशनल इस समय चल रहा है 132। और क्यों खरीदा है अगर ये भी बता देते तो अच्छा होता। कुछ ऐसा नजर नहीं आता। रेस्टोरेंट में के उस पे है ये कंपनी और इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। स्टॉक की बात करें तो जो अभी 3 डिजिट में आपको ये आंकड़ा दिख रहा है, ये 2 डिजिट में जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। तो इधर उधर नहीं देखना, छू मंतर हो जाइए, भाग जाइए, निकल जाइए, एग्जिट कर लीजिए इस स्टॉक से। ओके, रवि जी की राय आपको मिल गई। और एनबीसीसी पर रवि जी क्या राय है? दूसरा स्टॉक एनबीसीसी है। अगर ज्यादा दुखी हो गए हो तो ज्यादा दुखी मत होइए, खुश हो जाइए और जो स्टॉक आपने देवयानी इंटरनेशनल में डाला है वही पैसा वहां पर काटिए और 109 रुपए पे एनबीसीसी में एवरेज करके स्टॉक बढ़ा लीजिए, क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। ये रिटर्न करेगा 125 के लेवल वापस आपको दिखाई देंगे। और अगर टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको 10% से ज्यादा के टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ है। स्टॉप लॉस 100 का रखिए और होल्ड करके चलिए। एवरेज भी कर लीजिए, ऐड भी कर लीजिए और पोजीशन को इंक्रीज भी कर दीजिए।
चलिए, ये हो गई आपको राय दिव्यानी और एनबीसीसी पर। मुकुल जी हैं, क्योंकि हमने अभी मेटल सेक्टर डिस्कस किया, तो स्टेनलेस जिंदल स्टेनलेस स्टील पर इनका सवाल आया है। कह रहे हैं 852 पर इन्होंने खरीदा है। कह रहे सर, क्या होगा कि मतलब लॉन्ग टर्म का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस क्या करें इस पे? देखिए फिलहाल तो अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ से 3.5 से 3% की गिरावट और हो सकती है, इसलिए आप लोग एवरेज करने से बचिएगा। हाँ, लेकिन एवरेज करने का मौका आपको मिलेगा, थोड़ा सा 2-2.5% का करेक्शन पे डिप पे ऐड करिएगा। टारगेट की बात करें तो वापस से आपको टारगेट इस पे अगर 18-20% के रिटर्न जो अभी हाई बना था उससे भी आपको देखने को मिलेगा, करंट लेवल से 27% के रिटर्न बन सकते हैं। तो फिर ज्यादा परेशान मत होइए, बस स्ट्रैटेजिकली निवेश निवेश करके बने रहिए। ओके, तो स्ट्रैटेजिकली निवेश करके आप बने रह सकते हैं इसमें। संदीप जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज एडवाइस दीजिए अरविंद स्मार्ट स्पेस पर, मैंने 850 पर खरीदा है। अरविंद फैशन है, अरविंद स्मार्ट स्पेस स्मार्ट हो। स्पेस ओके। कितने पर खरीदा है मैम? 850 पर। सर देखो, जब आप लोग कोई सवाल ऐसा पूछते हो और कोई स्टॉक ऐसा होता है, तो अगर हम लोग ने दिया हो और वो स्टॉक गिर जाता है, तो इतने प्यारी प्यारी लैंग्वेज में आप लोगों के कमेंट आते हैं कि मजा ही आ जाता है पढ़ के अपने को। हाँ, और जब खुद खरीदते हो और पैसा वाइप आउट हो जाता है, तो वो मजा कहीं हमें भी दे दिया करो और कुछ तो लिख दिया करो। हाँ, 500 चल रहा है मैम, कुछ बचा है नहीं, 1,000 रुपए पहले था, गिरते गिरते 500 आ गया। अब आ जाते हैं कि कौन सा सेक्टर का ये कंपनी है। ये कंपनी है रियल एस्टेट की। अरविंद अच्छा। स्मार्ट स्पेस हो या फिर किसी और का स्पेस हो, इस समय अभी स्पेस में भी जमीन खरीदने लायक नहीं है, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरे हिसाब से रियलिटी काउंटर इस समय बुरे दौर पर आगे आने वाले 6-8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर नेहा जी किसी को परचेज करना है तो 6-8 महीने रुकिए, उसके बाद आशीर्वाद के साथ खरीदिएगा, क्योंकि तब आपको जो वैल्यूएशन है वो थोड़े नीचे मिल सकते हैं और थोड़ा पेन जो है वो मार्केट रियल एस्टेट का बढ़ जाएगा। अभी के हिसाब से स्टॉक की बात करें, रियलिटी काउंटर से जितना जल्दी दूरी बना लेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। फिलहाल इस स्टॉक से तुरंत एग्जिट बनता है। राइट, तो अरविंद स्मार्ट स्पेस से रवि जी की राय है कि आप एग्जिट कर सकते हैं फौरन। मैं यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप जुड़ सकते हैं और आप राय ले सकते हैं उसमें मैसेज के थ्रू। तो मैसेज के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके, और उसके बाद आप अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं या फिर आपके किसी स्टॉक या शेयर को लेकर आपको राय मांगनी है, तो वो आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दूं, हमारा डीआरएस इनसाइट्स का व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। आई रिपीट 9211591685। तो इस नंबर के जरिए आप मैसेज करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू भी करा सकते हैं और बाकी आप राय या मशवरा भी ले सकते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी जो इन बैड इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे आप जब एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो शायद कुछ हद तक बच सके। अगला सेक्टर रवि जी, फार्मा सेक्टर। जी बिल्कुल, अगर आप कहते हैं तो हम फार्मा सेक्टर की यहाँ पर चर्चा कर ले। और फार्मा सेक्टर से देखिए, पीछे हाल फिलहाल में मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड पे जाने की अगर कोशिश करूं तो फार्मा सेक्टर ने सबको दिल से खुश किया है, क्योंकि यही एक इकलौता सेक्टर ऐसा रहा है जिसने कि लास्ट ईयर, यानी कि अब लास्ट ईयर हो गया 2025, तो लास्ट ईयर आपको जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने के कैपेबिलिटी में स्टॉक था वो यही सेक्टर था। क्योंकि ओवरऑल आपको इंडस्ट्री वाइज भी देखें तो 18-20% का कांस्टेंट रिटर्न, और साथ में बूस्ट वाइज देखते हैं तो 30% का रिटर्न के साथ क्लोज होता हुआ ये सेक्टर मिला था। अब इस समय ज्यादातर स्टॉक्स में हो क्या रहा है कि आपको जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हैं, जो अच्छे टेक्निकल स्टॉक है, वो तो चली जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक भी हैं जो उनकी संगत में चल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मैं इनफैक्ट आजकल देखता हूं कि आप लोग रील और इंस्टा पे छोटी छोटी रील को इतना फॉलो करते हैं, और उसमें मैंने कहीं देखा था कि अगर आपके दोस्त गरीब होते हैं तो आप गरीब हो जाते हैं, और अगर आपके दोस्त पैसे वाले होते हैं तो आप पैसे वाले हो जाते हैं।
तो कुछ वैसा ही मोमेंटम स्टॉक मार्केट पे भी चल रहा है, और उस रील को देखना, डिटेल तो बहुत मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। लेकिन ये है कि अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर एकुमुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस केस में आते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। अब ओके। इस स्टॉक में अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, चढ़ता है उतनी ही तेजी से गिरता है, लेकिन गिर कर चढ़ने वाले स्टॉक को कहते हैं ग्लेनमार्क। अब आप कहें कि मैंने इतना बड़ा बात क्यों कही है, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये स्टॉक मई 2025 में चल रहा था 1400 रुपीज। हाई इसने बनाया एक झटके में ही, जो सितंबर तक आते आते 2284 का, और उसके बाद फिर एक डिप आया जो कि 1800 के पास था, और आज चल रहा है ये स्टॉक 2000 रुपीज के पास। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, 1900 तक का डिप दिख सकता है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक को यहां पर होल्ड करके रखना है, खरीदना है, ऐड करना है। लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब है कम से कम साल, 2 साल, 3 साल के लिए देख रहे हैं, तो ये एक एसआईपी स्टॉक भी बन सकता है। और यहां से रिटर्न की संभावना की बात करें तो हम जब बात अगली बार कर रहे होंगे तो शायद 2500 का नया हाई बनते हुए इस स्टॉक पर देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां से इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आपको आने वाले समय में धीरे धीरे जनरेट होता हुआ नजर आएगा, और उसका फायदा यहां पर उठाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है औरो फार्मा। औरो फार्मा। अब औरो फार्मा की बात करें तो इस समय इस स्टॉक में एक करेक्शन 1600 का था। 1600 का रेट आपने देखा था 2024-25 के नवंबर तक में, और उसके बाद करेक्ट हुआ, करेक्ट होकर इसकी दिशाएं जो हैं वो घूम गई, चक्कर खाकर गिर गया, वापस से संभल गया, आप कंसोलिडेशन मोड पर है। चार्ट की बात करें जो टेक्निकल लैंग्वेज है, तो अब वापस से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकला है, शॉर्ट टर्म के ऊपर तो ऑलरेडी चल रहा है। 11-1200 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी लेवल्स पर ले सकते हैं। करंट लेवल 1200 का है, लेकिन टारगेट की बात करें तो वापस से 1450 के टारगेट, 1450 के टारगेट आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो वापस से छोटा स्टॉप लॉस, 1200 से 1100 खरीद रहे हैं तो 1000 रुपए का स्टॉप लॉस जो बॉटम बना था 1010 का, उससे थोड़ा नीचे लेकर सेफ्टी यहां पर बढ़ाकर चलनी है। ये भी वो स्टॉक है नेहा जी जिसे आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। यानी एसआईपी अगर फार्मा सेक्टर पे करनी है, 2 स्टॉक चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद उसकी चमक देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होने चाहिए। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा और औरो फार्मा डॉक्टर रवि के 2 पिक्स हैं फ्रॉम द फार्मा सेक्टर। और डॉक्टर रवि ने इसमें आपको एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट्स और टाइमलाइन भी डिस्कस करी है, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, बात पूरी सुननी चाहिए वरना नुकसान हो जाता है। रवि जी, अब कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स के आए हुए हैं। एक तो इंडियन होटल्स पे आया हुआ है, राजू जी का, कह रहे हैं 743 पर इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, इंडियन होटल की अगर बात करें 743 पे खरीदा है, तो भैया जब न्यू ईयर पे घूमने जा रहे थे तो उससे पहले एक बार को प्रॉफिट एग्जिट करके जाना चाहिए था। फिलहाल तो वापस से गिरावट के ट्रेंड पर है, एग्जिट कर लीजिए तो गिरावट बढ़ सकती है, होटल का बिल बढ़ सकता है, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट बनता है। ऑलराइट, तो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं एग्जिट बनता है। बरनाली जी हैं, मैन इंडस्ट्रीज इंडिया पर इनका सवाल है, 393 पर इन्होंने खरीदा है, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए, मैन इंडस्ट्री इस समय चल रहा है 351 रुपए पे, कोई सपोर्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देता। और बहुत सही समय पर आपने कॉल किया है या फिर आपने पूछा है। मंडे को सुबह करिएगा ओम नमः शिवाय और कर दीजिएगा इसको एग्जिट। और अगर होल्ड रखेंगे तो फंस जाएंगे, और कितना गिरेगा, गिर के ये अभी 300 रुपए तक आ सकता है। और अगर उसको देखते हैं तो कम से कम यहाँ से गिरावट जो है वो 18% से ज्यादा की है। बेटर है एग्जिट कर लीजिए, और इस लेवल पर कोई स्टॉप लॉस और टारगेट देने की जरूरत नहीं जब तक 300 रुपए नहीं आ जाता। ओके। हमजा जी हैं, कह रहे हैं सर एनआरबी बेरिंग और टेक्स मार्को इंफ्रा क्या अभी भी मोमेंटम है स्टॉक में या नहीं? मोमेंटम में जरूर है, लेकिन एड ऑन या फिर यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेश नहीं। एंट्री नहीं लेनी जी, चाहिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर सम मोमेंटम।
ऑल राइट, अभी आपको हमजा जी रवि जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच आप इसमें रख सकते हैं। अब सवाल है जयंत कौशिक जी का, प्रोडक्ट्स में ये जानना चाह रहे हैं, और पैजॉन में प्रोडक्ट्स इन्होंने खरीदा है 226 पर और पैसॉन इन्होंने खरीदा है 183 पर। प्रोडक्ट सोल्यूशन बीएससी का स्टॉक है। अगर आप इसी की बात कर रही हैं तो मैं ये कहता हूँ कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं स्टॉक में अभी मोमेंटम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मॉर्गन लैग पर रवि जी, आप ग्रीष्मा जी पूछ रही हैं कि होल्ड करें कि एवरेज करें, 53 पर इनकी बाइंग है। 39 का रेट चल रहा है और मेरे हिसाब से 37 38 के आसपास के भाव डिप में दिख सकते हैं। 35 के स्टॉप लॉस से अगर एवरेज करना चाहें तो फिलहाल किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं 35 के स्टॉप लॉस से एवरेज किया जा सकता है। जयंत कौशिक जी, ईसीजी कह रहे हैं भी कर दीजिए, एसएमई एंड आईपीओ का भी, ये दोनों इनकी राय है। तो भाई आईपीओ वाला रवि जी अब आप जवाब दीजिए दर्शकों को, हम आईपीओ का ईसीजी कब कर रहे हैं? कल जो मेंबर ओनली प्रोग्राम होगा हाँ उसके हम लोग लास्ट में ये कर लेंगे प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं हमारे सारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को ये बता दूं, कल हम मेंबर्स ओनली प्रोग्राम करने जा रहे हैं सुबह 11:30 बजे। वहां पर जैसा कि रवि जी ने कहा, हम डिस्कस करेंगे आईपीओ का ईसीजी भी। तो जयंत कौशिक जी जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 11:30 बजे, आप तो हमारे मेंबर हैं। और आपको सैटरडे को 11:30 बजे मिल जाएगा आईपीओ का आपका ईसीजी भी। रवि जी, अब हमने डिस्कस कर लिए मेटल सेक्टर, हमने डिस्कस कर लिया आईटी सेक्टर, हमने डिस्कस कर लिया फार्मा सेक्टर। आप ये बताइए कि आप इसके बाद आपका कौन सा पसंदीदा सेक्टर है जो हमें डिस्कस करना चाहिए? देखिए, वैसे तो सेक्टर बहुत हैं लेकिन आपका टाइम कितना है जिस पे कि मैं डिपेंडेंट हूँ। और अगर आपका टाइम ओवर हो रहा हो तो मैं एक लास्ट सेक्टर ले लूं, और अगर आपका टाइम नहीं, एक्स्ट्रा है दो तो सेक्टर तो और दे दीजिए। वैसे अभी तो फर्टिलाइजर, बैंकिंग, डिफेंस, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ऑटो है, आप बताइए। देखिए, अगर सारे सेक्टर को लेने लगेंगे तो आपको ये प्रोग्राम 2 घंटे का करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है हम लास्ट 2 सेक्टर यहाँ पर ऐड करते हैं, बाकी अगले प्रोग्राम का इंतजार करिए। और अच्छा, जो सुखबुकाहट है, जो हलचल है, उसमें यहाँ पर स्टॉक पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आपने चूंकि इस पूरे कंपैरिजन की बात कर दी तो मैं फर्टिलाइजर और ओके, केमिकल यहाँ से स्टॉक को चूज करने की कोशिश करता हूँ। और अगर इस तरीके से यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं। बीच बीच में एक जो राजा बाबू स्टॉक जिसे कहते हैं, और खास तौर से जब बजट की सुगबुगाहट हो तो इसकी हलचल काफी बढ़ जाती है। और उस हलचल में अगर आते हैं तो FACT इस समय 867 चल रहा है करंट लेवल पर। यहां पर मोमेंटम अच्छा बन सकता है। 1050 तक के लेवल आपको बजट सेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो रेंज रखिए, सॉरी, 867 से 820 से 867 के बीच में कहीं भी बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस थोड़ा मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है बजट सेशंस के टाइम पर। तो यहां पर 750 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड करके चलिए। 1050 का पहला टारगेट आपका अचीव होता हुआ नजर आएगा। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो जो थोड़ा सा यहां पर कंसोलिडेट करता है, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेता है लेकिन वापस से कॉन्फिडेंस लूज करता है और फिर से एक बार को हो सकता है मोमेंटम आपको वापस दिखाई दे, वो है। लेकिन ये सिर्फ जो स्टॉक मैं दे रहा हूं ये बजट को लेकर के है। हो सकता है कि बजट के बाद इन स्टॉक्स में एक गिरावट के संकेत बने, इसलिए आप लोग सिर्फ उस हिसाब से ही निवेश की रणनीति बनाइएगा जो आपको बजट को लेकर के आप लोग प्ले करना चाहते हैं। तो यहां पर सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बजट को लेकर के और कुछ एड ऑन करके उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। इस समय 450 रुपए चल रहा है। रेंज जो इन्वेस्टमेंट की बनती है वो 450 से 425 के बीच में, 450 से 425 के बीच में बनती है। स्टॉप लॉस कितना बनता है? स्टॉप लॉस बनता है 405 का। टारगेट कितना आता है? टारगेट आता है 550 रुपीज का। 100 रुपीज तक का मोमेंटम यहां से मिल सकता है। तो ये 2 स्टॉक है फर्टिलाइजर से। ऑलराइट, तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल सेक्टर से रवि जी के टॉप पिक्स हैं। FACT पहला है फैक्ट
और दूसरा है चंबल फर्टिलाइजर। जैसा कि सारे सेक्टर्स में रवि जी ने अभी तक क्या है, एंट्री लेवल्स आपके और टारगेट्स एज वेल एज स्टॉप लॉस और किस मैनर में आपको इन्वेस्ट करना है, वो भी उन्होंने पूरी डिटेल में इसमें बताया। तो रवि जी अभी हमारे हो गए 4 सेक्टर्स, तो यानी अभी क्या कहते हैं डीआरएस इनसाइट्स का एक सेक्टर और बाकी है डिस्कस होना आपके साथ। जी नहीं, मैं बिल्कुल हम लोग 5 सेक्टर पे करते हैं और अगले जो फ्राइडे हम लोग इवनिंग में जब आप जुड़ेंगे तो इन सेक्टर्स के अलावा अगले 5 सेक्टर की सीरीज ही एक तरीके से कह हाँ लीजिए। हम 5 सेक्टर फिर से वहां पर लेकर बैठेंगे और उनके जो स्टॉक्स हैं उन पे वहां पर निवेश की रणनीति बनाएंगे। सवाल भेजते रहिए, स्टॉक बनाते रहिए, पोर्टफोलियो चढ़ाते रहिए, इसी तरीके से करते हैं। तो अगले सेक्टर की तरफ अगर आप कहती तो मैं बढ़ूं। बिल्कुल रवि जी। देखिए, कुछ सेक्टर हैं जिनमें स्टॉक्स की लिस्ट काफी लंबी और काफी बड़ी है, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि कुछ सेक्टर जो हैं उनके स्टॉक से आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन का जो आखिरी सेक्टर, 5वां सेक्टर है, वो है यहाँ पर ऑटो। और ऑटो सेक्टर से मैंने वैसे तो 4 स्टॉक्स चूज किए, लेकिन मैं आज 2 स्टॉक्स की चर्चा करूंगा, 2 स्टॉक्स अगले हफ्ते की चर्चा करेंगे। और वैसे ये हालांकि मेरी रिकमेंडेशन पर रहे हैं और इनमें एक अच्छा मोमेंटम गेन किया है। तो पहले आज जो पहला स्टॉक है वो है जेके टायर। रिसेंट डेज में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, पीछे भी रिकमेंडेशन पे रहा, लेकिन 506 हो या 480 ये लेवल ऐसे हैं जिस पे करना चाहिए एकुमुलेट। टारगेट होता है इसका 580 से 650 रुपए का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहां पर आपको 470 के लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस से बिल्कुल यहां पर बने रहना चाहिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एड ऑन करते चलिए, स्टॉक को बढ़ाते चलिए या स्टॉक पे बढ़ते चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर ये स्टॉक काफी अग्रेसिव आपको मोमेंटम दे सकता है। और जिस तरीके से अभी यहां पर मोमेंटम है उसमें भी ये एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। और जहां तक फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में इस समय अगर टायर के कंपैरिजन में अगर जाते हैं तो चाहे जेके टायर हो चाहे अपोलो टायर हो, वैसे तो सभी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से जेके टायर को यहां पर एज ज्यादा मिल रही है और उसमें ज्यादा मोमेंटम आपको मिल सकता है। अगले स्टॉक की बात करूं तो जो कि यहां पर है वो है आपका टीवीएस मोटर। इस समय चल रहा है 3760, थोड़ा करेक्शन हो सकता है। और लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल की बात करें तो करंट लेवल इज हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल इज 3500। 3500 रुपए तक का डिप मिल जाए तो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से एकुमुलेट करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 4200 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 3400 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से इस स्टॉक को यहां पर कंटिन्यू रखना चाहिए। और लास्ट में आप जरूर एक प्रोग्राम के डालिएगा टू बी कंटिन्यूड। ओके, टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तन्मय जी ने मैसेज किया है कि मैम प्लीज रेलवे सेक्टर भी डिस्कस कीजिए। और कल्पेश कजारिया जी एनबीसीसी फिर से लेकर आ गए हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई कल्पेश जी हम लोग एनबीसीसी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं पीपीएल फार्मा भी बता दीजिए क्योंकि फार्मा डिस्कस हो गया है कि उस पर क्या किया जाए। 230 पर इन्होंने खरीदा है। देखिए, मैं इसका जवाब एक चीज देना चाहूंगा मैम की। पहली बात है, रेलवे सेक्टर पे अभी एक हफ्ता और दूरी बनाकर रखिए। दूसरी बात है, डिफेंस काउंटर पे अभी थोड़ा रुक कर चलिए। जिन स्टॉक्स के, जिन सेक्टर से, जिन फंडामेंटल स्टॉक्स पे या जिन मोमेंटम स्टॉक पे जरूरी था उनको हमने कवर कर लिया है। अगला हफ्ता भी थोड़ा सा दबाव भरा रह सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है। मिड कैप लार्ज कैप थोड़े टूटते हुए से नजर आ सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि आपको मिस करा देंगे, चढ़ा देंगे, लेकिन चढ़ाने से पहले तैयारी आपको करनी है। और अगले हफ्ते तक ये भी जरूर है कि अगर आपके कमेंट इसमें भर गए और 1000 कमेंट से ज्यादा आ गए तो फिर जरूर प्रोग्राम लाएंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन करके निकल जाएंगे। जहां तक पीपीएल अरे यहाँ पे जो सारे मेंबर्स हैं इतनी बड़ी तादाद में सवाल भेज रहे हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि भाई शनिवार सुबह 11:30 बजे आपको मिल जाएगा मेंबर्स ओनली शो डॉक्टर रवि सिंह के साथ। तो अपने सवाल वहां बचा कर रखिए और हमें ज्वाइन कीजिएगा। हम वहां सारे आपके सवाल लेंगे और सबके जवाब डॉक्टर रवि से रैपिड फायर राउंड की तरह लेकर रहेंगे। सो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका कोई सवाल छूट गया है। पर जय सिन्हा जी हैं, क्योंकि हमने आईटी की बात करी, कह रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ये तो बता दीजिए कि बेस्ट बाइंग लेवल कौन सा है लॉन्ग टर्म के लिए।
कल जवाब पूछिएगा ना मैम, कल मतलब सैटरडे के प्रोग्राम में आप जरूर पूछिएगा, मैं जरूर अच्छा अच्छा बताऊंगा। अच्छा, रवि रवि जी, एक बहुत एक सवाल मेरे मन में है। वो ये है कि भाई सोना अभी भी कितना सोना है और चांदी में कोई चमक बाकी है या नहीं? बस यही जाते जाते बता दीजिए। देखिए, फिलहाल अगर मैं सोने की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सोना और चांदी सिर्फ सोना ही सोना है, और चांदी की तो चांदी ही चांदी है। किसी भी डिप पर खरीदारी करने में डरिएगा नहीं। मैं बार बार आप लोगों को प्रोग्राम में कह रहा हूं। और किस्मत अच्छी है तो आपने देखा होगा करेक्शन भी अच्छा आया है। हिम्मत कर डटे रहने वाले को ही रिटर्न मिलता है। अब आप देखिए, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम चर्चा करी थी तो किस्मत अच्छी थी, क्योंकि सिल्वर ने 2.5 लाख रुपए जो चल रही है उसने एक बड़ा करेक्शन मारा, और 2,34,000 रुपए यानी कि लगभग 16-17 हजार पॉइंट का करेक्शन मिला। और उसके बाद वहीं पर चमक बरकरार है, वापस ऊपर देखिए चांद की तरह चमक रही है सिल्वर। और दूसरी तरफ अगर गोल्ड की बात करें, बहुत बढ़िया डिप मिला था। 1,35,000 का डिप मिलने के बाद आज फिर से 1,38,840 इस समय वायदा बाजार पर चल रहा है, 1% ऊपर है। और अभी भी सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको एक टारगेट बताया, उसको कंटिन्यू रखिए। सोना सोने जैसा ही होगा, 1,75,000 के टारगेट पहले अचीव करेगा, उसके बाद ही कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। छोटे मोटे तो गिरते ही रहेंगे। चांदी की बात करें तो चांदी की चांदी ही है, 3.5 लाख रुपए तक चांदी का मूव नहीं रुकने वाला है। करेक्शन अगर आता है तो शायद हो सकता है आपको यहाँ पर 20-30 हजार पॉइंट का करेक्शन अगर आ भी जाए तो सौभाग्य समझिए। चलिए डॉक्टर रवि, आज आप आए, आपने हमें इतना वक्त दिया अपना, और सबसे बड़ी बात सेक्टर्स में आपने 5 सेक्टर्स के टॉप दो दो पिक्स हमें दिए, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन डीआरएस इनसाइट्स और हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। रवि जी, जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। देखिए, जिन भी स्टॉक्स की कमोडिटीज़ की चर्चा करी है, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस मास्टर ट्रस्ट की तरफ से गए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे डॉक्टर रवि। यहाँ पर मैं हमारे सारे दर्शकों को फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो फिर देर किस बात की। डीआरएस इनसाइट्स का मेंबरशिप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा, वहां पर जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारी जो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप है वो है बेहद खास, उसमें आपको मौका मिलता है अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का, वो भी मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। हमारे डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के थ्रू आप हमसे टच में रह सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ, 9211591685। और यहाँ पर एक जरूरी सूचना हमारे सारे डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर्स के लिए, शनिवार सुबह 11:30 बजे आप जुड़ने जा रहे हैं हमसे मेंबर्स ओनली सेशन के लिए, जहां पर होंगे आपके सवाल और मार्केट एक्सपर्ट के जवाब। तो फिर देर किस बात की, अगर आप नहीं बने हैं डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर तो जुड़ जाइए फौरन, क्योंकि कल मिलने जा रहे हैं हम मेंबर्स ओनली सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।